नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हो एकेडमी में। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और देखा जाए तो मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन परीक्षा जो है 2025 का, ऐसे में बहुत कम समय बच गया है। ऐसे में हमको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो आज हम मैट्रिक परीक्षा 2025 का जो होने वाला है उसमें हम आप सभी को कुछ हेल्प करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पहले से मैं मैथ जो है पढ़ाया हूँ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अभी भी हम आप सभी को कुछ मैथ सब्जेक्ट में कुछ आज प्रश्न लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैथ्स का जो पेपर है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप सभी का कुल 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 नंबर में जो है 100 नंबर में आप लोग का 50 नंबर का जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। कितना? 50 नंबर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ठीक है। समझ में? इसमें से आप लोग को 100 में से कोई 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है। और ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको। ऐसे में जो है 1 घंटे में हमको 50 को सवाल बनाना है। ऐसे में कई बार विद्यार्थियों को समय कम पड़ जाता है। इसका मूल कारण है कि हमको प्रश्न पे पकड़ जो है अच्छे से नहीं होती है, हम कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पा रहे होते। इसलिए हमको क्या होता है कि कई बार हमको समय कम पड़ जाता है। ऐसे में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि हम कितना जल्दी सवाल को हम बना सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर होते चलेगा, ठीक है। तो प्रश्न बनाने में हमें क्या लगेगा? समय कम लगेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, आज हम 100 में से 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो है की तैयारी कराएंगे। आप सभी को बता दें कि आपके किताब में कुल 15 चैप्टर हैं। कितने? 15 चैप्टर हैं। और 15 चैप्टर में आपको कुल 14 चैप्टर से सब्जेक्टिव में एवं ऑब्जेक्टिव की सवालें देखने को मिलती है। एक चैप्टर जो है रचनाएं, इससे आपको बहुत कम सवाल या ना के बराबर सवाल कहे तो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर भी हम इस सब्जेक्ट कराएंगे आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए हम 50 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी। देखिए, ऐसे में हम कुछ सवाल जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज कराएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपके जो मैथ का पेपर होगा उस पर सीधे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को हम पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कहते हैं उसको हम समझते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं और आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बोर्ड परीक्षा में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसमें हमको संख्या के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। उसमें हम लोग HCF का एक विधि पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं EDA, ठीक है। तो हम उसको आज समझेंगे कि ये EDA के विधि के माध्यम से हम किस तरीके से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। हमको EDA मेथड का प्रयोग करके 2 संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले हम संख्याएं लिखेंगे। हमको कौन कौन सा संख्या दिया गया है? देखिए, ये प्रश्न संख्या 1 का हम लोग बनाने जा रहे हैं। बाकी 2 सवाल है, आप इसको जो हम विधि बता रहे हैं अभी, इस विधि से आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा और अब जो सही आंसर होगा उस पर आप टिक लगाइए। देखिए, तो हमको पहले क्वेश्चन में दिया है 135 और 225, ठीक है। 135 और 225 दोनों संख्या में हम कंपेयर करेंगे कौन संख्या जो है बड़ा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 135 जो है 225 से छोटा है, यानी कि 225 बड़ा है। अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 हमारा काम ये होता है इस विधि के माध्यम से कि देखिए, हम क्या करते हैं कि बड़े संख्याओं को छोटे संख्याओं से क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए, 225 में हम कौन चीज़ भाग दे रहे हैं? 135 से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक बार में हम कहा जाएगा यहाँ पे 135
35, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा, बगल से हाथ से लेंगे, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे 90। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी अधिकतर गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ईडीए का प्रयोग कीजिए, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं, ठीक है, सिंपल सा जो हम लोग भाग विधि से सीखे ऐसे ज्ञात करना। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, ऐसे में आपको जो है नंबर पूरे नहीं मिलने के संभावना रहते हैं, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप सिंपल सा बना दीजिएगा, आपका नंबर वहाँ पे जैसे 2 नंबर का सवाल आता है, आपको 1 नंबर मिलने के चांस रहता है। कभी आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आपके नंबर कटने के चांसेस कम रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 225 को 135 से विभाजित करने पर जो शेष है, जिसको हम लोग जो शेष है 90, वो 0 के बराबर नहीं है। पुनः उसके बाद लिखेंगे पुनः 135 को 19 से विभाजित करने पर, किससे 19 से विभाजित करने पर, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं हम 135 को पुनः किससे 90 से, 135 इसको हमको किससे डिवाइड करना है 90 से। ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 2, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। तो देखिए कितने बार में जाएगा, एक बार में हम 90 ले जाएंगे, 5, 13 में से 9 गया 4। यहाँ पर भी जो है हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। आगे देखते हैं, देखिए आगे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर 135 को किसको 135 को 19 से विभाजित करने पर शेष जो कि आया हमारे पास 45, ये जो है 0 के बराबर नहीं है, ये जो है 0 के बराबर नहीं है। अब फिर से वही स्टेप नंबर 3, जब तक 0 नहीं आएगा हम इस स्टेप को फॉलो करते रहना है। तो स्टेप नंबर 3 क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। क्या आया है हमारे पास, शेषफल नहीं आया, अतः यहाँ पे फिर से पुनः क्या लिखेंगे, पुनः 90 को 45 से विभाजित करने पर देखिए तो किसको 45 से हमको 90 को विभाजित करना है, 2 बार में जाएगा हमारे पास 90, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 में हमारा जो है रिमाइंडर जो है क्या आ गया है 0 आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि अतः यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर 90 को 45 से विभाजित करने पर शेष जो है हमारे पास किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। अतः यहाँ पे हमारे पास HCF क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होता है यानी कि भाजक, जिससे हम लोग भाज्य में भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर जो है हमारे पास यही HCF होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R। ध्यान दीजिएगा A बराबर BQ प्लस R। कई बार विद्यार्थी डायरेक्ट भाग देकर लिख देते हैं कि हाँ 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं के HCF बराबर इतना, और इसको भूल जाते हैं। ऐसे में भी आपके नंबर कटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये आप गलती मत कीजिए। देखिए तो यहाँ पे अब हमको ये समझना जरूरी है कि A किसको कहेंगे, B किसको कहेंगे, Q किसको कहेंगे, R किसको कहेंगे। तो देखिए बताते हैं आपको, A जो है हम डिवाइडेंड को कहते हैं, B जो हम डिवाइजर को कहते हैं, और Q जो है क्वाइटेंट को, और ये जो लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है वही उसको हम लोग कहते हैं R, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में देखिए A का मान क्या था हमारे पास 225 था, तो एक जगह पे हम क्या लिखेंगे 225। B का मान क्या था 135, Q का मान क्या था 1, R का मान क्या था 90। अब ध्यान दीजिए कि LHS वाला भाग, ठीक है, RHS वाले भाग को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाना चाहिए LHS वाला भाग। तो देखिए 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135, और 90 जोड़ेंगे तो इसमें 225 क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे स्टेप में देखते हैं A का मान क्या था 135, ठीक है, B का मान क्या था 90,
Q का मान क्या था 1 और रिमाइंडर क्या था R का मान यानी कि 45। अब हमारे पास एक जगह पे क्या आ गया है, एक जगह पे 90 आ गया है, ठीक है। B की जगह पे क्या आया है 45, Q की जगह पे क्या है 2 और R की जगह पे क्या आया है 2। इस स्थिति में जो हमारे पास यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो हमारे पास डिवाइजर होता है 45, यही हमारे क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 45। अब देखिए ऑप्शन में पहला था 35, दूसरा था 45, ठीक है। तो ऑप्शन में 45 जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ईडीए का प्रयोग करके यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और प्रश्न आप लोग के लिए दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 867 यानी कि 867 और 225 का आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं HCF ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि ईडीए का प्रयोग करके 4052 और 1000 यहाँ पे 1200 नहीं, यहाँ पे 12576 है यानी कि 4052 और 12576 का आप लोग क्या कर सकते हैं HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग बताए गए स्टेप के अनुसार, बताए गए मेथड के अनुसार आप लोग इस सवाल को बनाइएगा और अपने उत्तर को और सही ढंग से लाइएगा, ठीक है। तो अब तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम लोग ने समझा ईडीए का प्रयोग करके किस तरीके से हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा यानी कि HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप का प्रश्न है। देखिए सवाल है कि निम्न में से धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। देखिए चैप्टर रियल नंबर है और रियल नंबर हम वीडियो के शुरुआत में ही बता दिए हैं कि हमें इसमें केवल संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का सवाल देखिए विद्यार्थी अक्सर घबरा जाते हैं और घबराकर गलती ऑप्शन लगाकर चले आते हैं, ठीक है। देखिए तो हम आपको यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट बताएंगे जिस कंसेप्ट को समझने के बाद आपके प्रश्न के इस टाइप के प्रश्न के गलती होने के चांसेस 99% कम हो जाएंगे, या हम कहें तो पूरी तरीके से आप सही बना के आएंगे अपने एग्जाम में। तो देखिए सवाल है कि निम्न में से धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। उसके नीचे वाला सवाल देखें तो निम्न में से धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। इसे कहने का मतलब कि जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, केवल ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। एक हम बताएंगे, एक आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। देखिए ध्यान समझिए। तो हमको क्या कह रहा है पहला नंबर सवाल में, पहला नंबर सवाल में शर्त हमको ये है कि हमको क्या होना चाहिए, निम्न में से धनात्मक विषम पूर्णांक पहला होना चाहिए। धनात्मक ऑप्शन दिया है, धनात्मक शर्त दिया है और धनात्मक के साथ क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल बनाने का तरीका एक तो बहुत लंबा है, या तो आप काम कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक रख के आप प्रत्येक ऑप्शन को चेक कीजिए, जिसमें आपका जो उत्तर है धनात्मक विषम पूर्णांक रखने से आपका उत्तर भी धनात्मक विषम पूर्णांक आता है, वही ऑप्शन आपका सही है। ये जो है सवाल बहुत लंबा लेगा, ठीक है, लंबा समय आपसे लेगा और हमारे पास तो समय बहुत कम रहता है, इसलिए हम कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 2 1 3 हो गया हमारे पास। चलिए अगला करते हैं 3 1 2 1 3 3 1 4 6 2 8 8 2 10। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि पहला के जोड़ने पर 2 1 3 आया है, दूसरे के जोड़ने पर 3 1 4 आया है, 6 2 8 8 2 10। यहाँ पे 10 8 और 4 जो क्या है सम संख्या आया है, क्या आया है सम संख्या। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 के ऑप्शन को जोड़ने पर 2Q + 1 यानी कि Q की जगह पे Q का गुणक 2 और 1 के जोड़ने पर 3 आया है। और यही हमसे कहा जा रहा है कि धनात्मक होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, और कौन सा पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हमारे देखिए तो 3 क्या है धनात्मक भी है और क्या है विषम पूर्णांक भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए सम कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर हम सम को सम प्लस में क्या विषम, सम प्लस विषम को जोड़ते हैं तो ये आता है विषम। जैसे मान के चलिए सम में ले लिए 2, विषम ले लिए 3, जोड़ेंगे क्या आएगा 5। सम प्लस विषम बराबर विषम,
ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, सम प्लस बीसम बराबर बीसम। बहुत छोटे क्लास में आपको पढ़ने को मिला होगा, नहीं मिला होगा तो जान लीजिए। देखिए दूसरा क्या रखना है, सम प्लस सम। अगर हम सम और सम को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सम संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, सम संख्या। ठीक है, दूसरी कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, सम प्लस बीसम को जोड़ते हैं तो मिलेगा बीसम, सम और सम को जोड़ते हैं तो मिलेगा सम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास ए हो जाएगा। आप लोग चेक करके भी पता कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा देखिए, इसी टाइप का सवाल है यहाँ पर भी। देखिए दूसरा नंबर, निम्न में से धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 2 4 हो गया। ठीक है, हमको क्या लेना है, विषम। यहाँ पे क्या आ रहा है 4, नहीं होगा तो ऐसे ही गलत है। 4 4 8 ये भी क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। 6 और 6 12 ये भी सम संख्या आ रहा है। हमको क्या चाहिए, विषम संख्या। 8 और 3 यानी कि यहाँ पे देखिए सम आप प्लस में विषम, क्या मिल जाएगा हमको, विषम मिलेगा। अभी हम जानते हैं सम प्लस विषम बराबर विषम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर इस टाइप का प्रश्न है तो आपको 2 चीज याद रखना है, सम प्लस विषम बराबर विषम, सम प्लस सम बराबर सम, ध्यान रहेगा। तो आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाइएगा। दूसरा देखिए ध्यान से, निम्न में से धनात्मक सम पूर्णांक। अब यहाँ पे विषम की जगह पे क्या आ गया है, सम, यानी कि हमको दूसरे टाइप के प्रश्न में क्या कह रहा है कि धनात्मक होना चाहिए और विषम नहीं, ये क्या होना चाहिए, सम पूर्णांक। दूसरे प्रश्न में आपको काम करेगा ये वाला कंसेप्ट, सम प्लस सम बराबर सम संख्या। क्या लाना है, धनात्मक होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखते हैं, देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, 2 और 3 5 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 7 और 5 ये क्या है हमारे पास, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के हम देखते हैं कि ये जो है क्यू के गुणांक और 2 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 6, जो कि हमारे पास सम संख्या। हमको यही लाना था, क्या लाना था, धनात्मक सम पूर्णांक। क्या लाना था, धनात्मक सम पूर्णांक। तो क्या ध्यान रखना है, सम प्लस सम। देखिए ध्यान से, 4 यहाँ पे क्या था, सम था, 2 क्या था, सम था, सम प्लस सम बराबर सम संख्या। अगर ये 2 कंसेप्ट याद रखते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग बहुत कम समय में बना कर आइएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर प्रश्न एकदम इसी के जैसा, निम्न में से धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। इसमें भी हमसे पूछ रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है। तो देखिए ध्यान से समझते हैं, 2 5 7 2 6 8 4 1 5 6 7 13। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए हमको दोनों को जोड़ने पर मिला है 7, ऑप्शन नंबर सी में 5 और इसमें मिला है 13 जो कि है विषम संख्या, और ऑप्शन नंबर बी को जोड़ने पर मिला है 8 जो कि है सम संख्या। देखिए और यहाँ पे कौन कौन संख्या है ये भी समझा देते हैं। अभी हम लोग पढ़े सम प्लस सम बराबर सम संख्या, यानी कि 2 सम है, यहाँ पे 6 सम है, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 8। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये 2 कंसेप्ट को ध्यान रखते हैं जो आपको बहुत नीचे क्लास में पढ़ने को मिलता है कि अगर हम 2 विषम संख्याओं को जोड़े तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे विषम संख्या को नहीं, देखिए 2 विषम संख्या, ये भी जान लीजिए कि अगर हम 2 विषम संख्या को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, 2 विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो भी हमें सम ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सम ही प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए, अगर हम विषम संख्या मान लीजिए 7 हो गया और विषम संख्या फिर मान लीजिए 7 हो गया, या कुछ और मान लीजिए, जैसे मान के चलिए 3 मान लीजिए, तो 7 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 10 जो कि है सम संख्या। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत नीचे क्लास में पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अगर ये आप 2-3 कंसेप्ट याद रखते हैं तो आप इस तरीके के सवाल को बहुत आसानी से सही उत्तर देकर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने जाना कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप और धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कैसा होता है। ठीक है, तो अब आगे हम जो समझेंगे, अगला प्रकार का सवाल है कि हमें कुछ संख्या दिया रहता है और उसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है, सवाल को बनाने से पहले एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि LCM अलग निकालते हैं और HCF अलग निकालते हैं। ठीक है, जो ये तरीका बहुत गलत है और आपको इसमें बहुत सारा समय लगता है और ये तरीका सही भी नहीं है। आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा जा रहा है तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही HCF और LCM दोनों ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो चलिए आज समझेंगे। यहाँ पे कुल 3 प्रश्न है। ठीक है, एक ही टाइप के प्रश्न है, तो
हम एक बनाकर आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, बाकी के सवाल आप ट्राई कीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। समझ नहीं आने पर आप एक वीडियो को 1-2 बार दोहरा कर देखिए, अच्छे से देखिए, नोट कीजिए, 1-2 बार देखिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सवाल है कि संख्याओं 6, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करिए। हमें 2 संख्या दिया हुआ है, देखिए समझते हैं। हमें 2 संख्या दिया है 6 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, ठीक है, इसका क्या कीजिए, HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड हमको कह रहा है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 को 3 से विभाजित करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1, या आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का फैक्टराइजेशन देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो 10, 10 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1। उसके बाद हम दोनों गुणनखंड को अच्छे से लिख लेंगे। हमारे पास पहला संख्या है 6, जो जिसका गुणनखंड 2 गुणे 3। 20 का आया हुआ है हमारे पास कितना, 2 × 5, ठीक है। अब HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि देखिए कौन से संख्याएं, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन कौन सा संख्या जो है कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। देखिए तो आप देखते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में और 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 को जो है क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि HCF बराबर एक इसमें का 2 ले लेंगे और एक इसमें का, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं HCF बराबर 2 ऐसे बता के, ठीक है, कि HCF 2 होता है। अब यहाँ पे हम 2 को 2 के लिए क्या ला सकते हैं, 1, 2, यही हो गया हमारे पास HCF। अब क्या करते हैं, अब बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि LCM ज्ञात करने के लिए अलग से LCM निकालना पड़ता है। नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है, आपको यहीं से HCF निकालने का सीखना होगा। देखिए दूसरा बात, LCM ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों फैक्टरों, दोनों संख्याओं के, या 3 है तो तीनों संख्याओं के फैक्टर में आप देखिए कौन कौन से संख्या आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, 2, 3 और 5 आया हुआ। अब दोनों के फैक्टर में देखिए तीनों संख्या में से कौन संख्या ज़्यादा बड़ा आया है गुणज में, ठीक है। तो आप देखिए क्या आया है, 2 आया है 2 बार, इसको हम लिख लिए। अच्छा, जो जो संख्या रिपीट है उसको लिख लीजिए, ज़्यादा बार रिपीट है, 1 से ज़्यादा बार जो रिपीट है उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो जो संख्या बच जा रहा है बाकी के, उसको आप गुना कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे है हमारे पास 3 और एक है यहाँ पे 5, तो 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए आप सारे को गुना कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। क्या आ गया हमारे पास, 60 आ गया। इस तरीके से आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। आपको अलग से LCM निकालने की जरूरत नहीं है, और ये तरीका भी सही नहीं है, आपका नंबर कट सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 2 या 2 से अधिक संख्या जो भी दिया हो उसका आप लोग का क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास HCF आया है 2 और LCM आया है 40। अब ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास कहाँ पे है। देखिए पहला है 4 और 10, नहीं है, 2 और 40। तो HCF हमारे पास क्या आया है 2 और LCM आया है 40, जो कि हमारे पास B नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस तरीका का उपयोग करके आप किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा HCF और LCM आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के 2 सवाल है, आप इसको ट्राई कीजिए, बनाइए और सही उत्तर प्राप्त कीजिए। हाँ, तो अभी हम समझे कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के प्रयोग से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो के अगले भाग में देखते हैं हम कि देखिए हमको अगला सवाल एग्जेक्टिव ग्रुप में देखने को मिलता है फर्स्ट चैप्टर से, यानी रियल नंबर से, कि संख्या, कोई संख्या हमको दिया रहता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमको उसको व्यक्त करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। संख्या पहला करें 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव के रूप में हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमको व्यक्त करके दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसको हमको केवल देखना होता है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है, जो संख्या है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा सही है। तो देखिए हम पहला को देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 × 2 × 5 गुने 7, बी नंबर दिया 2 × 5 गुने 7, 3 × 5 × 7, 5 × 5 × 7, ठीक है। तो देखिए एक एक कर प्रश्न को हमको चेक करते हैं। देखिए पहला है 2 × 2 यानी कि 4, 4 5 जा 20 और 4 27 जा 140, ठीक है। जो पहला ऑप्शन हमारा सही लगा। दूसरा देखते हैं 2 5 जा 10 और 10 10 जा 17, बिल्कुल 17 नहीं लाना है, बिल्कुल गलत। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, ये भी बिल्कुल गलत।
5 5 जो 25 और 25 में हम 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 35 3 और 2 7 14 3 7 175, जो कि ये भी गलत है। ठीक है, तो बच जा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2 2 जो 4 4 5 जो 20 27 जो 140, जो कि इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, इसके नीचे वाला सवाल देखिए, कहा जा रहा है संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसी तरीके से आप प्रत्येक ऑप्शन को चेक कीजिए, जिसको आपको गुणा करने पर, जिसके पूरे अंक को गुणा करने पर हमको 156 प्राप्त होता है, वही हमारा जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा। इसके नीचे वाला है संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए सवाल बनाने का तरीका यही रहेगा, अंक चेंज रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? कंसेप्ट पर। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा आप सवाल को प्रैक्टिस कीजिए ना कि उतना ही आपको सवाल बनाने में जो समय है होगा वो कम लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, आपको 1 घंटा समय दिया जाता है, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट कुछ सेकंड मिलता होगा। ठीक है, ऐसे में आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहेगा तो आप प्रश्न बनाने में कम समय लगेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। देखिए शिक्षक का काम होता है दरवाज़ा खोलना, उसमें प्रवेश आप ही को करना पड़ेगा। इस बात का सीधा सा मतलब है कि किसी भी शिक्षक का काम है कि आपको वो चीज़ें समझाना, किसी भी सवाल को या किसी भी विषय को समझाना, उसमें प्रैक्टिस करना, उसमें कितना आप आगे बढ़ सकते हैं, कितना कम समय, ये आपका काम है। तो आप सीखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम लोग PYQ बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, अपने पिछले साल के पेपर को उठाइए और उसमें देखिए जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है, आप उस प्रश्न को क्या करेंगे, आप उस प्रश्न को ट्राई करेंगे, यानी कि उस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल बनेगा। जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो प्रश्न बनेगा। ठीक है, या आप कर सकते अपने बुक का क्वेश्चन, जो भी है आपके बुक का क्वेश्चन, या विभिन्न तरीके के गेस्ट पेपर आता है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक, जिसमें क्या होता है पिछले 9-10 साल का पेपर जो है आपको दिया हुआ रहता है। आप उसको 1-2 बार जरूर सॉल्व कीजिए, इससे आपको काफ़ी आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि बताए गए, आज के इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए प्रश्न के साथ, किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।